है या बढ़ा है? जो लोग तरह-तरह की बातें उठ रही हैं, तरह-तरह के सवाल उठ रहे हैं, उनको फैक्चुअली देखने की कोशिश करें कि एक्चुअल में हुआ क्या है। कहने के लिए बीजेपी को बहुमत नहीं मिला, बीजेपी की सीटें कम हुई हैं, लेकिन हकीकत क्या है? क्योंकि बिना तथ्यों को जाने आप हिंदुस्तान के मूड को भी सही ढंग से पहचान नहीं सकते। ये सच है कि इंडिया गठबंधन अलायंस बहुत तेजी से उभर के सामने आया है, लेकिन इसके भी तथ्यों के आधार पर पड़ताल की जानी चाहिए। और इस मामले में जो दैनिक हिंदू अखबार ने जो तथ्य हमारे सामने रखे हैं, उनकी मैं मदद ले रहा हूँ और उनके जरिए हम जानने की कोशिश करें कि आखिर सारा का सारा जो प्रसंग है, और खासतौर पर ये जो बहुमत का प्रसंग है, इस बहुमत के प्रसंग को और जनता के प्रसंग को हम कैसे देखें, क्योंकि ये एक व्यावहारिक चीज है कि कल्पना के आधार पर बातें नहीं की जानी चाहिए, बल्कि तथ्यों के आधार पर बातें की जानी चाहिए। स्थिति यह है कि बीजेपी को 36.7% वोट मिले और 2019 की तुलना में उसके वोट कम हुए। कांग्रेस के जो वोटों का परसेंटेज है, उसमें 2% का उछाल आया है। भाजपा ने 299 सीटें लड़ी थी और ये 299 वे सीटें हैं जो कि उसने 2019 में भी लड़ी थी, और 2019 में लड़ी गई इन सीटों में से भाजपा ने 99 सीटें हारी हैं। ये एक तथ्य है। दूसरा तथ्य यह है कि यूपी में, क्योंकि चर्चा में है यूपी, हम उन तमाम राज्यों की एक एक करके पड़ताल करेंगे कि कहां क्या स्थिति है। यूपी में बीजेपी के 3% सीटों पर वोट बढ़े हैं। 3% सीटें ऐसी हैं यूपी की जिन पर कि बीजेपी के वोट बढ़े हैं, और कांग्रेस के जो सीटें जो कैंडिडेट खड़े किए, कांग्रेस के 100% सीटों पर वोट बढ़े हैं। बंगाल में बीजेपी के 26% सीटों पर वोटों का प्रतिशत बढ़ा है और कांग्रेस का 85% सीटों पर वोट का प्रतिशत बढ़ा है। गुजरात में बीजेपी के 60% सीटों पर वोट का प्रतिशत बढ़ा है और कांग्रेस का 52% सीटों पर वोट का प्रतिशत बढ़ा है। ये बंगाल, यूपी, गुजरात, ये 3 बड़े राज्य हैं, और जहां पर कि आप उस पैटर्न को समझ सकते हैं कि बीजेपी के जो कैंडिडेट खड़े किए गए, सीटें खड़ी की गई, उन सीटों पर तुलनात्मक तौर पर बीजेपी की सभी सीटों पर एक जैसे वोटों का प्रतिशत बढ़ा नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ 3% सीटों पर वोटों का प्रतिशत बढ़ा, बंगाल में 26% सीटों पर वोटों का प्रतिशत बढ़ा और गुजरात में 60% सीटों पर वोटों का प्रतिशत बढ़ा। अगर हम सोचें कि यूनिफॉर्मली सबकी सीटों पर वोटों का प्रतिशत बढ़ा होगा बीजेपी की, तो सारी सीटों पर ऐसा नहीं है। उसी तरह कर्नाटक में बीजेपी का 16% सीटों पर वोट का प्रतिशत बढ़ा है और कांग्रेस का 90% सीटों पर वोट का प्रतिशत बढ़ा। ये जो पैटर्न है वोट के बढ़ने का सीटों पर, यह पैटर्न बताता है कि कांग्रेस की बढ़त जनता के बीच में दर्ज हुई है। महाराष्ट्र में भाजपा का वोट प्रतिशत नहीं बढ़ा, कांग्रेस का 100% सीटों पर वोट का प्रतिशत बढ़ा है। उसी तरह राजस्थान में किसी भी सीट पर बीजेपी का वोट का प्रतिशत नहीं बढ़ा, बल्कि कांग्रेस का 100% सीटों पर वोट का प्रतिशत बढ़ा है। यानी महाराष्ट्र और राजस्थान, यहां पर बीजेपी
का वोट का प्रतिशत एकदम नहीं बढ़ा। उड़ीसा में 90% सीटों पर भाजपा के वोट का प्रतिशत बढ़ा और कांग्रेस का 11% सीटों पर वोट का प्रतिशत बढ़ा। यानी उड़ीसा में डेफिनेटली बीजेपी ने बहुत महत्वपूर्ण बढ़त हासिल की। तेलंगाना में 88% सीटों पर कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ा और भाजपा का 100% सीटों पर वोट का प्रतिशत बढ़ा। तेलंगाना में डेफिनेटली कांग्रेस और बीजेपी दोनों की ग्रोथ दिखाई देती है, उसमें बीजेपी की ग्रोथ सबसे ज्यादा है। अब आते हैं बिहार में। बिहार में भाजपा का किसी भी सीट पर वोट नहीं बढ़ा। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कांग्रेस का 100%, कांग्रेस ने इतनी सीट खड़ी की, कांग्रेस का 100% सीटों पर वोट बढ़ा है। और ये जो कांग्रेस के वोटों का बढ़ना बिहार में, ये अपने आप में एक नया साइन है। इसी तरह झारखंड में भाजपा का 0 सीट पर, यानी झारखंड में बीजेपी का कोई वोट का प्रतिशत बढ़ा नहीं, बल्कि कांग्रेस का 100% सीटों पर वोट का प्रतिशत बढ़ा है। इसी तरह केरल में भाजपा का 85% सीटों पर वोट का प्रतिशत बढ़ा और कांग्रेस का 55% सीटों पर वोट का प्रतिशत बढ़ा। यानी केरल में जो लेफ्ट डेमोक्रेटिक अलायंस का जो डिक्लाइन है, उसका सबसे अधिक गेन बीजेपी को हुआ, लाभ बीजेपी को हुआ। छत्तीसगढ़ में भाजपा का 73% सीटों पर वोट का प्रतिशत बढ़ा और कांग्रेस का 55% सीटों पर वोट का प्रतिशत बढ़ा। यहां पर यह देखने लायक चीज है कि भाजपा ऊपर है और बीजेपी कांग्रेस का उतना परसेंटेज वोट नहीं बढ़ा। असम में भाजपा का 30% सीटों पर वोट का प्रतिशत बढ़ा और कांग्रेस का 46% सीटों पर वोट का प्रतिशत बढ़ा। इसी तरह हरियाणा में भाजपा का 0 वोट बढ़ा, कोई किसी भी सीट पर भाजपा के वोट नहीं बढ़े। वहीं कांग्रेस का 100% सीटों पर वोटों का प्रतिशत बढ़ा। अब आते दिल्ली में। दिल्ली में भाजपा को 14% सीटों पर वोट का प्रतिशत बढ़े होने का लाभ मिला। कांग्रेस का 100% सीटों पर वोट का प्रतिशत बढ़ा। कहने के लिए कांग्रेस सारी सीटें हार गई, लेकिन कांग्रेस की परसेंटेज ऑफ वोट बढ़े है। उसी तरह आंध्रा में भाजपा का 100% सीटों पर वोट का प्रतिशत बढ़ा। कांग्रेस का 87% सीटों पर वोट का प्रतिशत बढ़ा। इसी तरह ये जो उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, तमिलनाडु है, यहां की भी स्थिति को जानना जरूरी है। मसलन उत्तराखंड में भाजपा का वोट प्रतिशत नहीं बढ़ा, लेकिन भाजपा सारी सीटें जीत गई। वहीं कांग्रेस का 60% सीटों पर वोट का प्रतिशत बढ़ा, लेकिन कांग्रेस सारी सीटें हार गई। हिमाचल में भाजपा का 0% बढ़ा, भाजपा का कोई वोट में इंक्रीज नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस का 100% वोट प्रतिशत बढ़ा, लेकिन इसके बावजूद हिमाचल की सारी सीटें कांग्रेस हार गई। उसी तरह पंजाब में भाजपा का वोट प्रतिशत नहीं बढ़ा, कांग्रेस का 17%, कांग्रेस का 100% सीटों पर वोट का प्रतिशत बढ़ा, इसका कांग्रेस को लाभ मिला। तमिलनाडु में भाजपा का 33% सीटों पर वोट का प्रतिशत बढ़ा, कांग्रेस का 17% सीटों पर वोट का प्रतिशत बढ़ा। अब तमिलनाडु में भी जो बढ़त है नए वोटरों की या दूसरी, उसमें भाजपा आगे है। इसलिए यह कहना कि भाजपा आउट हो गई है पूरी तरह से, यह सही नहीं होगा। भाजपा इलेक्शन के मैदान में नीचे उसकी जो परफॉर्मेंस है, उसका जो डाटा है, उसमें उसकी परफॉर्मेंस है वो बेहतर है। एक अन्य चीज है जिस पर के कायदे से ध्यान देने की जरूरत है, जो कि चर्चा के हिस्से में आना चाहिए, जिससे वो ये कि ये जो विभिन्न जो रीजन है, नॉर्थ इंडिया है, साउथ इंडिया है, ईस्ट है, वेस्ट है, ये तमाम जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में
एनडीए और इंडिया अलायंस के वोटों का परसेंटेज क्या रहा है, किस तरह से रहा है। मसलन हिंदी भाषी क्षेत्र को लें तो हिंदी भाषी क्षेत्र में एनडीए ने 48.9% वोट हासिल किए और उसे 2.3% वोटों का नुकसान हुआ। ये जो बातें हम कर रहे हैं ये 2019 के परिणाम की तुलना में कर रहे हैं। उसी तरह इंडिया गठबंधन ने 41% वोट हासिल किए और उसे 11.2% वोटों का फायदा हुआ। और अन्य जो लोग हैं, यानी इन दोनों के अलावा जो अन्य जो घटक दल हैं, उनको 10% वोट मिले और उनको 9% वोटों का नुकसान हुआ। दूसरा जो फैक्टर है, उत्तर भारत के जो गैर हिंदी भाषी क्षेत्र हैं वहां एनडीए को 20.8% वोट मिले और उसे 2.6% वोटों का लाभ हुआ। वहीं इंडिया गठबंधन को 49.5% वोट मिले और उसे 44.1% वोट का लाभ हुआ, नए वोट मिले उसे। अन्य को 29.7% वोट मिले और उनके 6.7% वोट कम हुए। इसी तरह दक्षिण भारत में एनडीए को 36.7% वोट मिले और 7.6% का लाभ हुआ। एनडीए को। इसी तरह इंडिया गठबंधन को 40.4% वोट मिले और उसे 7.1% वोटों का लाभ हुआ और अन्य को 22.8% वोट मिले और उनको उनके 14.8% वोट कम हुए। इसी तरह पूर्वी भारत में एनडीए को 40.3% वोट मिले और उसे मात्र 0.7% वोट अधिक मिले, यानी उसका लाभ हुआ। वही इंडिया गठबंधन को ये पूर्वी भारत में 11.6% वोट मिले और पहले की तुलना में उसे 2.5% वोट अधिक मिले और अन्य को 48.1% वोट मिले और उनके 3.2% वोट कम हुए। ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े कई बहुत सारी चीजों को रिफ्लेक्ट करते हैं जिनके बारे में बात करूंगा आपसे। पहले 1 मिनट में ये कुछ आंकड़े आपके सामने रख के मैं बात आगे बढ़ाता हूं। उसी तरह पश्चिमी भारत में एनडीए को 50.4% वोट मिले और 14.4% की वोटों में गिरावट दर्ज की गई। इंडिया गठबंधन को 34.5% वोट मिले और उसके वोटों में 12.4% वोटों का इजाफा हुआ। उसी तरह उत्तर पूर्वी राज्यों में एनडीए को 44.1% वोट मिले और उसके 1.5% वोटों में गिरावट आई। इंडिया गठबंधन को 38.9% वोट मिले और उसके 4.2% वोट बढ़े। अन्य को 17% वोट मिले और उनके 2.7% वोटों में गिरावट आई। ये एक मोटी पिक्चर हमारे सामने उपलब्ध है। इसमें एनडीए का पश्चिमी उत्तर भारत एवं उत्तर भारत में प्रभाव घटा है, ये एक सच है, लेकिन बाकी जगहों पर उसका प्रभाव घटा नहीं है। ये जो चीज है, ये चीज इस बात का संदेश है कि हम ये ना सोचें कि नरेंद्र मोदी आउट हो गए। एक बड़ा हिस्सा है अभी भी नरेंद्र मोदी के पास, जनता के बीच में उसका जनाधार है।
और वो जनाधार बहुत ही पावरफुल जनाधार है, उसे कम करके नहीं देखना चाहिए। तो नरेंद्र मोदी रेस से आउट नहीं हुए जनता के बीच में, उनके वोट गिरे, और खासतौर पर उनके वोट कहां गिरे? उनके वोट गिरे पश्चिमी उत्तर भारत और उत्तर भारत में। इसलिए ये जो धारणा हम बनाएंगे कि नरेंद्र मोदी पूरी तरह से आउट हो गए, ये धारणा सही नहीं होगी। लेकिन एक कदम तो आगे गई है जनता लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, और उसने एक साइजेबल वोट उन लोगों को दिया है जो कि इंडिया गठबंधन के नाम से जाने जाते हैं। एक और चीज है जो कि उसे हम ध्यान में रखें, वो ये कि एक बड़े पैमाने पर ग्रामीण क्षेत्र में एनडीए का वोट गिरा है, उसमें गिरावट आई है। ग्रामीण जनता का मोह भंग एनडीए के साथ हुआ है। मसलन ये जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो वोट गिरा है, इसके अनेक कारण हो सकते हैं, इन कारणों की खोज की जानी चाहिए। उसी तरह शहरी क्षेत्र में जो वोट गिरे हैं में गिरावट आई है, उनकी भी खोज की जानी चाहिए, और इनके कारण अलग अलग हो सकते हैं, कुछ कॉमन भी हो सकते हैं। मसलन ग्रामीण क्षेत्र में एनडीए को 43.9% वोट मिला, और उसके 2.2% वोटों में गिरावट आई है। वहीं इंडिया गठबंधन के को 36.5% वोट मिला, और उसके 8.9% वोट बढ़े। यानी ये जो ग्रामीण क्षेत्र है, उस ग्रामीण क्षेत्र में इंडिया गठबंधन का बहुत तेज रुझान विकास का देखा गया है, वोटों का देखा गया है। अन्य को 19.6% वोट मिले, और उनके 6.5% वोट घटे। ये ग्रामीण क्षेत्र की ये पिक्चर है पूरे देश की। उसी तरह शहरी क्षेत्र में एनडीए को 49.1% वोट मिले, और उसके 1.2% वोट कम हुए। ये हम बातें कर रहे हैं 2019 की तुलना में। उसी तरह इंडिया गठबंधन को 35.0% वोट मिले, और उसका 7.6% वोट बढ़ा। अन्य को 15.9% वोट मिले, और उनका 6.4% वोट घटा। कहने का मतलब यह कि शहरी क्षेत्र में आज भी इंडिया गठबंधन एनडीए से काफी पीछे है। एनडीए को 49% वोट मिले हैं, और इंडिया गठबंधन को 35% वोट मिले हैं। तो ये जो मतलब गैप है, ये गैप साधारण गैप नहीं है। इसे बिना आंदोलन के और उस जनता को जो कि नरेंद्र मोदी के साथ है, उसे विनोवर किए बिना आप इस अंतर को कम नहीं कर सकते। उसी तरह ग्रामीण क्षेत्र में ये सच है कि इंडिया गठबंधन को बढ़त मिली है, उसके वोटों में 8.9% का इजाफा हुआ है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि एनडीए के पास में 43.9% वोट है, और ये साधारण वोट नहीं है। उसी तरह इंडिया गठबंधन के पास में 36.5% वोट है। यानी इंडिया गठबंधन से आज भी ग्रामीण क्षेत्र में एनडीए आगे है। यह भ्रम हम निकाल दें दिमाग से कि एनडीए एकदम पीछे चला गया। नहीं, इंडिया गठबंधन के पास में एक सॉलिड जनाधार है। उस सॉलिड जनाधार की अनदेखी नहीं करनी चाहिए किसी भी किस्म की रणनीति बनाते समय। उसी तरह जो अर्ध शहरी और अर्ध ग्रामीण इलाके हैं, बने रहिए, परिचर्चा अभी जारी है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे सुनते हैं इस परिचर्चा। उनमें अर्ध शहरी इलाकों में एनडीए के पास में 42.1% वोट हैं, और एनडीए के 1.0% वोट घटे हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के पास 36.6% वोट हैं, और उसके वोटों में 10.7% की बढ़त दर्ज की गई है। अन्य को 21% के करीब वोट मिले हैं, और उनके 9.8% के करीब वोट घटे हैं। उसी तरह अर्ध ग्रामीण इलाकों में एनडीए के पास में 41.8% वोट हैं मिले, और उसके
एनडीए के 2.5% वोट बढ़े। इंडिया गठबंधन को 37.0% वोट मिले और उसके वोटों में 8.9% का इजाफा हुआ। इसी तरह अन्य को 21.2% वोट मिले और उनके 11.4% वोट घटे। मैं जो चीज इसमें आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये कि शहरी इलाकों में एनडीए का जनाधार आज भी इंडिया गठबंधन से आगे है और ज्यादा है। उसी तरह अर्ध शहरी क्षेत्र में भी एनडीए का जनाधार इंडिया गठबंधन से ज्यादा है। अर्ध ग्रामीण क्षेत्र में एनडीए का जनाधार इंडिया गठबंधन से आगे है या अधिक है। और ग्रामीण क्षेत्र जिसकी मैं आपसे बात कर चुका हूं, ग्रामीण क्षेत्र में भी एनडीए का जनाधार इंडिया गठबंधन से अधिक है। तो शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, अर्ध शहरी क्षेत्र, अर्ध ग्रामीण क्षेत्र, इन चारों क्षेत्रों में एनडीए का जनाधार इंडिया गठबंधन के जनाधार से तकरीबन 6-7% आगे है। और ये वह जगह है जहां पर कि इंडिया गठबंधन को फिर नए सिरे से काम करने की जरूरत है। जब तक कि इंडिया गठबंधन एनडीए के जनाधार को बिल्कुल कम से कम 10-10% घटाता नहीं है, एनडीए को आउट करना बहुत मुश्किल है, बीजेपी को आउट करना बहुत मुश्किल है। और ये जो जैसा कि मैं बार बार कहता रहा हूं कि ये जो फासिस्ट जनता का जो जनाधार तैयार हुआ है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है जो सब कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। ये जनाधार अचानक गायब नहीं होगा। ये हम तमाम लोग बातें कर रहे हैं, मैं भी पसंद नहीं करता नरेंद्र मोदी को, लेकिन मैं क्या करूं, लेकिन जनाधार तो है नरेंद्र मोदी के पास में और एनडीए के पास में। एनडीए का जो जनाधार है, ये जनाधार अपने आप में चिंता की चीज है। हमारी रणनीति इस बात पर केंद्रित होनी चाहिए, इंडिया गठबंधन की रणनीति इस बात पर केंद्रित होनी चाहिए कि ये जो एनडीए का जनाधार है वो कैसे घटाया जाए, उसको कैसे विनोवर किया जाए। राहुल गांधी और अखिलेश की इतनी भयानक आंधी के बावजूद एनडीए का जनाधार इंडिया गठबंधन से अधिक है। यह एक सच्चाई है और इस सच्चाई को मानने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी ने एक बहुत ही खतरनाक काम किया कि उसने एक सॉलिड, आइडियोलॉजिकली सॉलिड जनाधार तैयार किया है। यह वह जनाधार है जो कि इस बात से कन्विंस है कि नरेंद्र मोदी जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी की नीतियां सही हैं। ये जो पॉपुलर फीलिंग जो नरेंद्र मोदी ने अपने जनाधार में पैदा की है, वो पॉपुलर फीलिंग को अभी विनोवर किया जाना चाहिए, उसे हटाया जाना चाहिए। और ये आंदोलन के बिना ये चीज जाएगी नहीं। नरेंद्र मोदी की असफलताएं, 370 की असफलता, ये हिंदुस्तान की जनता नहीं जानती। हिंदुस्तान की जनता नहीं जानती कि कश्मीर में नरेंद्र मोदी बुरी तरह से हार गए। नरेंद्र मोदी जिन दो कैंडिडेट को समर्थन दे रहे थे कश्मीर वैली में, खासतौर पर 370 के संदर्भ में, वो दोनों के दोनों कैंडिडेट हार गए। कश्मीर के जो परिणाम आए हैं 4 सीट के, उनमें 2 बीजेपी ने जीती है, जम्मू कश्मीर वाली 2 बीजेपी ने जीती है, और कश्मीर की 2 सीटें जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती है। और लद्दाख की सीट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के पास गई है, जिसको के नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडिया गठबंधन के अलायंस के एक बड़े धड़े ने समर्थन किया था। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बहुत पॉपुलर नेता हैं। ये मैं क्यों इस बात को रेखांकित करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी की पॉलिसी को उस इलाके की जनता अस्वीकार कर रही है। नरेंद्र मोदी के निर्णय को, नए कश्मीर के मॉडल को कश्मीर की जनता ने अस्वीकार कर दिया। लेकिन हिंदुस्तान की जनता के पास में ये मैसेज नहीं है। हिंदुस्तान की जनता को यही मैसेज दिया गया है कि कश्मीर की जनता कन्विंस है और कश्मीर का विकास हो रहा है। ये धारणा गलत है, क्योंकि जो हमारे पास में लद्दाख और जम्मू कश्मीर की 4 सीटें, इन 5 सीटों के जो परिणाम है, उन 5 में की सीटों में बीजेपी कहीं नहीं है। लद्दाख में तो बीजेपी 3rd नंबर पर आई है। और यही स्थिति कश्मीर की दोनों सीटों पर हुई है, जहां पर
दो उम्मीदवारों को वे समर्थन दे रहे थे, बीजेपी के लोग। वे कौन से थे जिनको वो समर्थन दे रहे थे और जिनके जरिए वो 370 हटाए जाने को जस्टिफाई कर रहे थे? उनमें थे एक JNK के यानी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी नाम के संगठन के जफर मनहास, और दूसरे थे JNK के पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन। ये दोनों बुरी तरह से हारे हैं। और एक और भी बहुत ही चौंकाने वाली चीज सामने आई है। आतंकवाद से लड़ रहे थे नरेंद्र मोदी, तो जिस व्यक्ति के खिलाफ में आतंकवादी होने का आरोप है वो व्यक्ति जेल में रह के कश्मीर में चुनाव जीत गया। पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि कोई कश्मीरी जिसको कि आतंकवादी के तौर पर बदनाम किया गया हो, वह जेल से रह के इलेक्शन जीत जाए। पहली बार कोई आतंकवादी कश्मीर में इस तरह से हुआ है। तो नरेंद्र मोदी ने गिफ्ट क्या दी? आतंकवादी जेल से भी जम्मू कश्मीर में इलेक्शन जीत सकते हैं। लेकिन हिंदुस्तान की बाकी जनता तो नहीं जानती। बाकी जनता को तो यह लगता है नरेंद्र मोदी ने देश में मिला दिया जम्मू कश्मीर को। हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर में विभाजनकारी शक्तियों को नरेंद्र मोदी की नीति के कारण मदद मिली है। एक अन्य चीज जिसे कायदे से दर्ज किया जाना चाहिए, जिसकी व्याख्या की जानी चाहिए, समझना चाहिए, वो यह कि अयोध्या की सीट, अयोध्या के राम मंदिर का मसला, अयोध्या फैजाबाद की सीट जो है, वो फैजाबाद की सीट बीजेपी हार गई और बीजेपी का यशस्वी MP हार गया। किससे हार गया? समाजवादी पार्टी ने वहां से एक रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को जनरल सीट पर खड़ा किया और उससे हरा दिया। तो इसका मतलब यह है कि ये जो विपक्ष ने राम मंदिर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा में भाग लेने का जो निर्णय, न लेने का जो निर्णय लिया था, वो निर्णय जनता ने इंडोर्स किया है और वह सही निर्णय था। और नरेंद्र मोदी ने जो कैंपेन किया उनके खिलाफ में, उसको जनता ने ठुकरा दिया एक सिरे से, क्योंकि फैजाबाद की सीट बीजेपी जीत नहीं पाई। इसके बावजूद मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, शहरी अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में बीजेपी का सॉलिड जनाधार मौजूद है, एनडीए का सॉलिड जनाधार मौजूद है। इससे एक और मैसेज निकलता है। वो मैसेज ये निकलता है कि जो सतह पर दिखाई दे रहा था, जिसको मैं भी कई बार कह रहा था कि आरएसएस एक्टिव नहीं है, बीजेपी के ट्रेडिशनल वोटर बीजेपी को वोट देने नहीं गए, नहीं, ऐसा नहीं है। बीजेपी के ट्रेडिशनल वोटर वोट देने गए हैं। आरएसएस बाकायदा साइलेंटली काम करता रहा है। पब्लिकली काम नहीं किया, साइलेंटली काम किया है आरएसएस ने, और ये उसके वोट और उसकी भूमिका में वो दिखाई दे रहा है। इसलिए ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि आरएसएस ने कोई काम नहीं किया इलेक्शन में। आरएसएस ने बाकायदा सॉलिड ढंग से काम किया है बीजेपी के लिए। आरएसएस के लोगों ने बाकायदा ईमानदारी से काम किया है बीजेपी के लिए। ये जो परसेंटेज ऑफ वोट और उसके डिटेल जो सामने आए, उससे ये चीज रिफ्लेक्ट कर रही है। खतरा तो है, आरएसएस सत्ता में है, खतरा तो है। नरेंद्र मोदी शपथ लेने जा रहे हैं, लोकतंत्र के लिए खतरा तो है। एक तरफ लोकतंत्र का जश्न है और एक तरफ लोकतंत्र के लिए चैलेंज है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, अनेक सेक्युलर पार्टियां उनको सपोर्ट करने जा रही हैं, और वो खुद व्यक्ति धर्मनिरपेक्षता को नहीं मानता। खतरा तो है। वह व्यक्ति खुद अल्पसंख्यकों के प्रति सद्भावपूर्ण नजरिया नहीं रखता। खतरा तो है। उसने पूरा हेट कैंपेन किया है, हेट कैंपेन संगठित किया मुसलमानों के खिलाफ। हम जानना चाहते हैं कि जो पार्टियां नरेंद्र मोदी को समर्थन दे रही हैं, वो क्यों दे रही हैं, किस कारण से दे रही हैं? क्या अल्पसंख्यक कोई वो छोटी संख्या है जिनके खिलाफ में हेट कैंपेन करने वाले को समर्थन दिया जाए? क्या ये सामान्य घटना है कि कश्मीर की नीति पिट गई, कश्मीर की जनता ने रिजेक्ट कर दिया बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों को? ये सामान्य घटना है?
क्या चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को यह चीज मालूम नहीं है? पहली बार ऐसा हुआ है कि संसद में 2 आतंकवादी चुनकर आए हैं सीधे, एक कश्मीर से और एक पंजाब से, और इसका श्रेय एकमात्र अगर किसी को जाता है तो नरेंद्र मोदी की गलत घरेलू नीति को जाता है। नरेंद्र मोदी ने जितना भी कैंपेन किया, लेकिन वो आतंकवाद को ध्वस्त नहीं कर पाए। आतंकवाद उनके लिए हिंदी भाषी क्षेत्र में वोट मोबिलाइजेशन का एक नजरिया था, कैंपेन का एक टूल था, लेकिन इसका कश्मीर में, पंजाब में कहीं कोई असर नहीं हुआ। और ये नरेंद्र मोदी की आतंकवाद विरोधी नीति का सबसे बड़ा असफलता का रूप है। पंजाब में जिस जमाने में आतंकवादी सबसे ज्यादा मुखर थे और एग्रेसिव थे, उस समय भी आतंकवादी चुनाव नहीं जीत पाए। कश्मीर में जब मुखर थे तब भी वे आतंकवादी वहां चुनाव नहीं जीत पाए। लेकिन अब तो नरेंद्र मोदी के सामने सब चुनाव जीत रहे हैं, और नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। ये चीज मैं जानबूझ के आपके सामने रख रहा हूं कि पंजाब में आतंकवादी का जीतना, कश्मीर में एक आतंकवादी का जीतना, ये अपने आप में एक नया फिनोमिना है, और इसका क्रेडिट एकमात्र नरेंद्र मोदी की गलत घरेलू नीति को जाता है, गृह नीति को जाता है। यह प्रमाण है उसका कि 370 हटाए जाने को कश्मीर की जनता ने स्वीकृति नहीं दी है। वहां की सभी पार्टियों ने, खासतौर पर महबूबा मुफ्ती की पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इन बाकायदा इलेक्शन का, उसके परिणाम का स्वागत किया है, और जो लोग जीते उनको बधाई दी है। और ये चीज अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि नरेंद्र मोदी सारे देश को कह रहे हैं कि मैं आतंकवाद विरोधी लड़ाई का एक चैंपियन हूं, लेकिन उनके तो सामने आतंकवादी जीत कर आ गए। कम से कम कांग्रेस के शासन में, यूपीए के शासन में कोई आतंकवादी तो जीत के नहीं आया था। अब नरेंद्र मोदी जिस दिन शपथ लेंगे, हो सकता है शपथ लेने के लिए कोई आतंकवादी भी आए जो जीता है। ये है हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का विलक्षण विपर्य, और इस विपर्य को समझने के लिए जरूरी है कि हम बीजेपी की जो प्रो टेररिस्ट नीति है उसे समझें। बीजेपी की जो जन विरोधी नीति है उसे समझें। बीजेपी की जम्मू कश्मीर की जनता के प्रति जो विरोध भाव रहा है, उसका रिफ्लेक्शन है जम्मू कश्मीर में आया परिणाम। 5 की 5 सीटें, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इनकी मिला के जो 5 सीटें थी, 5 की 5 सीटों पर बीजेपी एकदम बुरी तरह से हार गई। सिर्फ जम्मू में वो 2 सीटें जीती, लेकिन जहां विवाद था, जहां झगड़ा था, वहां जनता ने सपोर्ट नहीं दिया। कश्मीर में विवाद था, कश्मीर की जनता ने सपोर्ट नहीं किया। लेह लद्दाख की जनता ने सपोर्ट नहीं किया। बुरी तरह से बीजेपी 3rd पर गई, और ये चीज स्वयं में इस बात का संकेत है कि बीजेपी नीचे तो जा रही है, उसका जनाधार घट रहा है, लेकिन वो इतनी नीचे नहीं गई है कि हम ये कहें कि इंडिया गठबंधन बहुत ऊपर आ गया है। ये एक और मैसेज है, क्योंकि जो तमाम विभिन्न क्षेत्रों के डाटा जो मैंने आपके सामने रखे, उसमें एक साइजेबल सेक्शन वो साधारण नहीं है। तकरीबन 7% लोग आज भी इंडिया गठबंधन से अधिक संख्या में, 7% अधिक संख्या में वे एनडीए को समर्थन करते हैं। इंडिया गठबंधन की जिम्मेदारी है कि उन लोगों को विन ओवर करे और बीजेपी के जनाधार को हर हालत में विन ओवर करने के लिए रणनीति बनाए। सिर्फ जो जीत मिली है उससे खुश होने की जरूरत नहीं है, फिलहाल नहीं। आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है
फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।